आज हम देखने वाले हैं डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी एक जो है मेंबर फंक्शन होता है ना। डिस्ट्रक्टर का नाम भी जो है वो क्लास के नाम जैसा ही, मतलब क्लास का नाम ही होना चाहिए। बस हमको साथ में यहाँ पर क्या करना होता है, एक टिल्ट सिंबल यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक पर चलते हैं और एक डिस्ट्रक्टर बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो इसे कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं एंड यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं, ये वाली फाइल करते हैं एंड यहाँ पर बना लेते हैं डिस्ट्रक्टर। बस यहाँ पर एक बेसिक कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। तो लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पर फाइल हैंडलिंग। मैंने एक क्लास बना ली फाइल हैंडलिंग नाम से और एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए और एक। अब यहाँ पर हम बनाते हैं डिस्ट्रक्टर। तो देखिए डिस्ट्रक्टर का जो है, हमने ये बताया था कि डिस्ट्रक्टर जो है वो उसका जो नाम होना चाहिए, ये एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए। तो वो कभी भी हमको मेंबर फंक्शन बनाना होता है तो उसको क्लास की बॉडी में ही बनाना होता है, और क्लास की बॉडी के बाहर भी बन जाता है। लेकिन हम कैसे बनाते हैं मेंबर फंक्शन? कुछ ऐसे फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाते हैं और ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये उसका मेंबर फंक्शन बन गया और ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बन गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका नाम जो है वो क्लास के नाम जैसा ही होना चाहिए। तो नेम क्लास का नाम भी यहाँ पर सेम है और इसका नाम भी यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको एक साइन लगाना होगा, ये टिल्ट सिंबल वाला साइन लगाना, और साइन भी बोलते हैं। तो ये हमारा बन गया है यहाँ पर डिस्ट्रक्टर। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ पर। डिस्ट्रक्टर कैन नेवर बी स्टैटिक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होगा तो वो स्टैटिक तो होगा ही नहीं। मतलब हम यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, ये यहाँ पर हमको जो है वो एरर देगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं डिस्ट्रक्टर हैज ए नो रिटर्न टाइप। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो मान लीजिए कि कोई सा भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं है, तो हम रिटर्न कीवर्ड भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें रिटर्न टाइप भी यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो आप यहाँ पर जो है कुछ ऐसा नहीं लिख सकते जिस तरह से हम कल कंस्ट्रक्टर में लिख रहे थे, कुछ ऐसा कॉमा या ऐसे आप इसमें कोई भी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। तो अगर आप इसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हो तो जो है इसके अंदर ओवरलोडिंग भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि एक ही बनेगा तो ओवरलोडिंग भी नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो नो ओवरलोडिंग इज पॉसिबल, है ना, क्योंकि कल कंस्ट्रक्टर में ऐसा हो रहा था कि जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो वहां पर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं डिफरेंट इनपुट आर्ग्यूमेंट के साथ साथ में, पर वहां पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही। अब देखिए ये सब चीजें तो हमने कर ली। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि डिस्ट्रक्टर जो है वो रन, मतलब कॉल कैसे होता है, इसको हम कॉल कैसे करें। तो देखिए जिस तरह से कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल नहीं करना पड़ता था, सिमिलरली डिस्ट्रक्टर भी जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर जो है वो अपने आप कॉल होता है। ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर अपने आप कॉल होता है। तो देखिए आप, इट इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। तो जब ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तब ये जो है वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, है ना।
हम जनरली ऑब्जेक्ट तो ऐसा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया फाइल और मैंने मान लीजिए F1 नाम से कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है ना। तो मैंने यहाँ पर ऐसा करें, मैं इसको एक बार यहाँ पर चेक करके देखता हूँ कि तो यहाँ पर हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कैसे होगा। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होगा, देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन अंडरस्कोर वन नाम का, या वन नाम, और यहाँ पर हम जो है ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। और यहाँ बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। वहाँ पे तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था पहले मेन में, अब हमने उसको बना लिया है वन फंक्शन, फंक्शन वन के अंदर, और यहाँ मैं इसको कॉल और साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि और सेमीकोलन। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि जब भी ये फंक्शन जो है रन होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो है वो यूज होगा, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ये ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होगा तो ये वाला जो आपका डिस्ट्रक्टर है ये रन होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तब जो है डिस्ट्रक्टर जो है वो रन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, और सी आउट लिखने के बाद में हम यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं रन, ऐसा हम एक नॉर्मल मैसेज लिख देते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आना हो चाहिए, जब ये फंक्शन रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। साथ साथ में अगर ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा तो जैसे ही ये फंक्शन का फिनिश होगा गेट सीएच के जस्ट पहले, तो जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ 10 लिख देता हूँ। और मान लीजिए कि हम उस 10 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इस 10 को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं ए वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे तो नहीं एक्सेस कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि हम जो है वो फंक्शंस के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सी आउट लिख दिया, सी आउट लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर जस्ट वेरिएबल लिख दिया है और सेमीकोलन लगा दिया है, ठीक, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है पर मेरे को अगर इस ए को यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूँगा, यहाँ पर आकर मैंने पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाया F1 नाम से, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ F1 डॉट शो। तो मैंने ये इस मेंबर फंक्शन की हेल्प से क्या किया है, इस ए को एक्सेस किया है, और ए की जो भी वैल्यू है वो ये शो फंक्शन जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद में क्या होगा, है ना, फंक्शन का तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही ए प्रिंट होगा तो इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, इस फंक्शन का काम खत्म होगा तो इसमें बनने वाला ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा, मतलब यहाँ पे लास्ट में आके, ठीक है, तब जो है आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर जस्ट गेट चेंज के पहले चलना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन, इस फंक्शन के जस्ट बाद हमने गेट चेंज लिखा हुआ है। तो हम देखिए यहाँ पर आकर इसको एक बार रन करते हैं, ये मैंने इसे रन किया, यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पर रन करके एक फिर से देखता हूँ, ये मैंने रन किया, देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है। तो ये एरर क्या है, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये बोलता है कि मैसेज वाज नॉट डिक्लेयरिंग दिस स्कोप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो है वो CPP के अंदर हमने कोड सेव किया है,
तो हमको यहाँ पर जो है ये हेडर फाइल डिफाइन करना जरूरी है। चीज कहाँ पर डिक्लेयर होता है बताइए? गेट सी एच डिक्लेयर होता है कोनियो डॉट एच। हमने ये कहा कि जब फंक्शन हमारा रन होगा, ठीक, उसके बाद में जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते से ही, मतलब होने के जस्ट पहले ही जो है ये आपका डिस्ट्रक्टर जो है वो रन होगा। तो देखिए मैं इसको अब रन करता हूँ, मैंने फाइल ऐड इसको यहाँ पर देखिए। आप पहले हमने क्या किया था, इस फंक्शन, हमारे इस फंक्शन का क्या काम था, इस फंक्शन का काम था कि ए की वैल्यू को शो करना, वैल्यू को शो किया और फंक्शन का काम खत्म हुआ। तो फंक्शन का काम खत्म हुआ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय होने वाला रहेगा, है ना, क्योंकि फंक्शन जब तक है तब तक तो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल वहाँ पे बने रहेंगे। जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो उसके वेरिएबल भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले जो है यहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्टर जो है वो रन हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर ये गेट सी एच कॉल हो गया है, तो गेट सी एच बस वेट कर रहा है कि आप यहाँ पर कोई भी की प्रेस करें तो जो है वो प्रोग्राम आपका, अब आपका प्रोग्राम फिनिश हुआ। तो इस तरह से हमने ये जो है वो डिस्ट्रक्टर को यूज किया। अब देखिए हम इसके आगे कुछ चीजें यहाँ पर समझते हैं, और बहुत बेसिक है और 3-4 लाइन में हम इसको फिनिश कर देंगे। तो क्या है वो, यहाँ पे देखते हैं कि पहली बात तो ये कि जब आप कॉल नहीं करते हैं तो कंपाइलर जो है वो रन करता है, और कंपाइलर किस टाइप का डिस्ट्रक्टर रन करता है, कंपाइलर जो है वो एम्प्टी बॉडी वाला डिस्ट्रक्टर रन करता है ना, एम्प्टी बॉडी वाला। यहाँ पर ये तो हमने लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता तब भी ये डिस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे रन होता, लेकिन सिर्फ आपको वहाँ 10 दिखता और कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर रन करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ और डिस्ट्रक्टर जो है आपका रन हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्टर बनाता है, लेकिन कौन सा बनाता है, एम्प्टी बॉडी वाला। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सी आउट को समझने के लिए यहाँ पर बनाया था, और अगर आप बना रहे हो तो कंपाइलर जो है वो डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर का जो है वो यूज क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर इसका क्यों हम इसको यूज करते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा यूज है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा, और ये जो कि हैंडलिंग के टाइम पर काम है। तो पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं, इट शुड बी डिफाइंड टू रिलीज रिसोर्सेस अलोकेट टू एन ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब इसको हमको इसलिए बनाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को जो भी रिसोर्सेस मिले हैं वो रिलीज हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट को जो भी रिसोर्सेस मिले हैं वो रिलीज हो जाना चाहिए। अब उनका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेस मिले हैं तो वो रिलीज हम क्यों करना चाहते हैं। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उससे आप समझने में आसानी होगी। जैसे बहुत बार हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कुछ वेरिएबल का यूज करते हैं हम, तो हम उनको खुद से ही जीरो कर देते हैं। हम लिख देते हैं लेट्स से x इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 0, ताकि वो वेरिएबल का यूज हम दूसरे फंक्शंस के अंदर सही तरह से कर पाए, या उसकी वैल्यू फिर दूसरी जगह रिफ्लेक्ट ना हो, या उसकी वैल्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फिर से इस लाइन को बोलता हूँ, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ फंक्शंस में हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल को खुद से ही जीरो कर देते हैं, a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उस वेरिएबल का यूज हम सही तरह से दूसरे फंक्शंस में या कहीं दूसरी जगह आसानी से कर पाए, और उसकी वैल्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि आपको डिस्ट्रक्टर इसलिए डिफाइन करना चाहिए, इसलिए यूज करना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट को जो रिसोर्सेस मिले हुए हैं वो रिलीज हो पाए। और रिलीज होने से होगा क्या, एक इफिशिएंटली जो है आप बाकी चीजों को भी यूज कर पाएंगे। जैसे कल हम जब कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे तो उससे हम जो है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे, उसके अंदर वैल्यूज डाल रहे थे ताकि ऑब्जेक्ट और अच्छे तरह से काम कर पाए। अब क्या होगा कि अगर उसका काम खत्म होने वाला है
उसको रिलीज, मतलब ऑब्जेक्ट तो जो है वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा जब उसका काम खत्म हो जाएगा, अगर हमने उसको किसी फंक्शन की बॉडी में लिखा है तो। लेकिन ऑब्जेक्ट की वजह से जो भी मेमोरी मिली है बाकी सारी चीजों को, तो वो भी रिलीज होना चाहिए। तो इसको मैं अभी आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, इसमें यहाँ पर आप जो है वो आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर, आप मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाई है, मैं यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ। तो लेट्स से आपने यहाँ पर एक फाइल हैंडलिंग की क्लास बनाई है, ठीक है, मैंने ऐसे इसको फाइल हैंडलिंग नाम दे दिया, ठीक है। अब उसमें आपने जो है कई वेरिएबल बनाए हैं, तो इसमें आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसमें एक आप पॉइंटर वेरिएबल बनाए, है ना। तो पॉइंटर वेरिएबल आप कैसे बनाते थे, ऐसे, और मैं इसका नाम जो है अभी वो जे रख देता हूँ, है ना, पी नहीं रखता हूँ, मतलब पी से लगा कि पी पॉइंटर वेरिएबल है, कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, तो क्लास के अंदर आपने एक, है ना, क्लास की वजह से आपको आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उस क्लास में जो है एक मेंबर जो वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है। ये आपकी क्लास, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो f1 है, ये बनाया आपने यहाँ पर f1, ठीक है। यहाँ पर एक मेंबर वेरिएबल जो है वो पॉइंटर टाइप का है। अब ये पॉइंटर टाइप का जो मेंबर वेरिएबल है, ये पॉइंट कर रहा है किसी एक्सटर्नल मेमोरी को, ठीक है, किसी एक्सटर्नल मेमोरी को ये जो है वो पॉइंट कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, जिस तरह से अगर कोई फंक्शन रन हो जाता है तो उसका वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर पॉइंटर वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पॉइंटर वेरिएबल जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था ना, उसके अंदर जो डेटा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो होगा क्या कि आप जो है ये जो एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस इस पॉइंटर के पास में था उसको आप रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते से ही जो है उसके अंदर के सारे जो है वेरिएबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उससे जो एक्सटर्नल मेमोरी को, मैं अभी इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल मेमोरी को जो वो पॉइंट कर रहा था तो वो भी वहां पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उससे हम जो एक्सटर्नल मेमोरी को जो रिलीज हम कर सकते थे वो हम रिलीज नहीं कर पाएंगे उसको, जैसे ही अगर पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते ही पॉइंटर भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही हम डिस्ट्रक्टर के अंदर इस रिसोर्स की मेमोरी को रिलीज करने के लिए कोड करते हैं, ठीक है, ताकि हम एक्सटर्नल मेमोरी को रिलीज कर पाए ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर का यूज क्या है कि ऑब्जेक्ट को जो भी रिसोर्सेस अलोकेट हुए हैं, है ना, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट खुद थोड़ी ना है कि f1 बस एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को क्या क्या रिसोर्सेस मिले हैं, ऑब्जेक्ट को मेंबर वेरिएबल मिले हैं, मेंबर फंक्शंस मिले हैं, तो उनके अंदर जो मेमोरी है उसको भी हम रिलीज कर पाए। तो उनकी मेमोरी को अगर हम रिलीज कर देंगे तो ही हम जो है प्रोग्राम का एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये वैसा ही है था, जैसा मैंने एग्जांपल आपको समझाया था कि हम खुद पर्टिकुलरली वेरिएबल को जीरो कर देते हैं, है ना। अगर हमने यहाँ पर जो है वो पॉइंटर को पॉइंटर में रखी हुई मेमोरी को रिलीज नहीं किया तो ये जो रिसोर्स है इसको आप रिलीज नहीं कर पाएंगे, और इसको अगर आप रिलीज नहीं कर पाएंगे तो जो है इसको फिर से यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्टर का सिर्फ इतना सा ही यूज है कि उसको जो जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसको हमको रिलीज करना है डिस्ट्रक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर कब रन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले, तो तब हम वहां पर कोडिंग लिख देंगे कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसकी मेमोरी को भी यहाँ पर रिलीज किया जाए। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसको रिलेट कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम आगे यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये डिस्ट्रक्टर काम करता है। हाँ, यहाँ पर ये बात जरूरी है कि कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि डिस्ट्रक्टर की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, है ना।
डिस्ट्रक्टर की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। जब जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उसके जस्ट पहले जो है डिस्ट्रक्टर रन होगा, है ना। ऑब्जेक्ट जब जब डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उसके जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर रन होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट की लाइफ में सबसे लास्ट में जो है वो मतलब सबसे लास्ट में रन होने वाला एक फंक्शन है। तो इसको हम आगे कुछ और एग्जांपल से समझेंगे।